नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ नगर निगम में तैनात राजस्व निरीक्षक निलंबित किया गया है। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने कार्रवाई की है। गृह कर वसूली में लापरवाही के चलते उनको निलंबित किया गया है। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने की कार्रवाई। गृह कर वसूली में लापरवाही के चलते किया गया है निलंबित। राजस्व निरीक्षक अमित यादव को निलंबित किया गया है। नगर निगम में तैनात राजस्व निरीक्षक को निलंबित करने की खबर आई है। गृह कर वसूली में लापरवाही के चलते उनको निलंबित किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राजस्व निरीक्षक अमित यादव को निलंबित किया गया है। उन पर वसूली के लापरवाही के चलते निलंबित किया गया है। गाजियाबाद में साधु संतों का पैदल मार्च देखने को मिला है। संतों ने कलेक्ट्रेट को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है। गोहत्या के विरोध में कलेक्ट्रेट का घेराव और गोहत्या मीट फैक्ट्री का विरोध किया है। मीट फैक्ट्री पर बुलडोजर चलाने की मांग की गई है और गाय को राजमाता का दर्जा देने की मांग की गई है। तो गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां साधु संतों ने पैदल मार्च निकाला है और गोहत्या और मीट फैक्ट्री को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं गाय को राजमाता का दर्जा दिए जाने की भी मांग की है। गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां साधु संतों ने मीट फैक्ट्री पर बुलडोजर चलाने की मांग की है और पैदल यात्रा करके विरोध प्रदर्शन किया है। गाजियाबाद में साधु संतों का पैदल मार्च देखने को मिला है, जहां पर साधु संतों ने गोहत्या और मीट फैक्ट्री को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं संतों ने कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। गाजियाबाद में आज साधु संतों का जमावड़ा देखने को मिला है, जहां पर साधु संतों ने मीट फैक्ट्री और गो हत्या के विरोध में पैदल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया है और कई तरह की मांगे यहां पर साधु संतों ने की हैं। साधु संतों ने गाय को राजमाता दर्जा देने की मांग की है। वहीं मीट फैक्ट्री और तो वहीं उत्तर प्रदेश पंचायती राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर से इंडिया वॉइस संवाददाता निखिल रस्तोगी ने खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ है। सर, इंडिया गठबंधन में लगातार दरार पड़ती जा रही, लेकिन बाहर से वो कह रहे कोई दरार नहीं है। अब वो बाहर से करें कोई दरार नहीं, बयान तो उनको यही आ रहे हैं। जब ये जीतते हैं तो जय जयकार करते हैं, हारते हैं तो फिर आपस में लड़ाई करते हैं। 2027 के लिए कह रहे हैं कि अब की बार हम पूरी सरकार अपनी जद्दोजहद में बना ही लेंगे और बीजेपी इस बार हार जाएगी। तो 9 सीटें जीत रहे थे वहीं हाल में, इसको सेमीफाइनल बता रहे थे और हालत क्या हुई। अगर इसी को सेमीफाइनल बता रहे थे तो 27 का फाइनल भी समझ लें। इसी को जोड़ घटा लें कितना सीट मिलेगी। एक आखिरी सवाल है कि संभल की घटना को लेके आज 9 तारीख हो चुकी है। वो कह रहे हैं कि हमको संभल जाना है, चाहे सपा की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें। आखिर क्यों उनको वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है? वो मुस्लिम वोटों को लेकर के लोगों में होड़ मची है कि हम जा करके मुसलमानों के वोट ले लें। कांग्रेस सोच रही हम ले लें, सपा सोच रही हम ले लें, बसपा सोच रही हम ले लें, और वहाँ कोई बात नहीं है। जाने का मात्र उद्देश्य उन लोगों के है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए ओम प्रकाश राजभर जी जिन्होंने बताया कि राजनीति केवल संभल से हो रही है। राजधानी लखनऊ से निखिल, इंडिया वॉइस। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में राइजिंग राजस्थान समिट के तौर पर एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राइजिंग राजस्थान समिट की शुभारंभ किया है, वहीं जिसमें बड़े बड़े उद्योगपति शामिल हुए। सरकार ने इस मेहमानों के लिए खाना पीना 5 सितारा होटल में रखा। प्रदेश के समग्र विकास में यह आयोजन मील का पत्थर साबित होगा। राइजिंग राजस्थान समिट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भजनलाल शर्मा की भी तारीफ की। समिट का आज पहला दिन और शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से, और हमारे साथ मौजूद है कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी जी। मंत्री जी, किस तरीके से देखते हैं इस समिट को, और प्रधानमंत्री ने यहाँ पर जिस तरीके से राजस्थान की जो वाहवाही की है, क्या देखते हैं? ये राजस्थान के लिए बहुत अच्छा और आने वाले भविष्य के लिए एक बहुत अच्छा कदम होगा, क्योंकि देश विदेश से उद्यमी आएंगे और क्षेत्र में उद्योग लगाएंगे तो यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। रोजगार बहुत बड़ी समस्या है, तो इससे हमको निजात मिलेगा।
ये हम सब के लिए एक वरदान साबित होगा। सरकार का 1 साल भी हो रहा है, प्रधानमंत्री फिर वापस आ रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं कि क्या कुछ राजस्थान को सौगात मिल सकती है? जनता उत्साहित है क्योंकि 1 साल भजनलाल सरकार का हुआ है, आप कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं सरकार में। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी का जो भाषण है वो सुना, राजस्थान को लेकर के कैसे राजस्थान को जिस प्रकार से उसको आगे लाना देश के प्रधानमंत्री का सपना है और हम सबका सपना है कि हम देश राजस्थान को देश के अग्रणी राज्य में लेके जाएं। आपके क्षेत्र में जहां हम देखते हैं कि विकास की संभावनाएं बहुत सारी है और पिछले कुछ सालों में जो सरकारें रही है उनका काम काज नहीं हुआ। अब जैसे राजस्थान में जिस तरीके के MOUs हुए हैं, आपके जिले में भी हुए हैं, क्षेत्र में इस तरीके से अब आगे होते जाएंगे। निश्चित रूप से वन जिला वन प्रोजेक्ट के तहत हर जिले में कोई होगा, उसको लेकर के गतिविधियाँ तेज हो गई है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार से करके पूरे राजस्थान और क्षेत्र में जिस प्रकार से विकास होना चाहिए तो पहले नहीं हुआ, लेकिन अब हम सबका फोकस उस एरिया में है जहाँ बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। ERCP को लेकर भी प्रधानमंत्री 17 को आ रहे हैं, तो क्या किस तरीके से क्या पूरी राजस्थान के साथ साथ राजस्थान में जिन जगहों पर पानी की कमी सिंचाई पानी की बहुत बड़ी समस्या राजस्थान में है और ERCP बहुत लंबे समय से प्रतीक्षित योजना है और हमारी सरकार बनने के बाद में ERCP की सहमति मिल गई और जब ये पानी आएगा तो जो हमारा सूखा एरिया है वहाँ पेयजल के साथ साथ में सिंचाई के लिए पानी मिलेगा तो वहाँ क्षेत्र भी हरा भरा। अभी एक खास बात है कि राइजिंग राजस्थान समिट चल रहा है, लेकिन हम देखा कि कांग्रेस हमेशा मुद्दों को घेरती है, लेकिन इस बार शांत है, क्या वजह है? उनके पास में कोई इशू नहीं है ना। अब हम लोग प्रदेश को विकास की ओर ले जा रहे हैं, उन्होंने इस प्रकार कोई प्लानिंग नहीं बनाया, इसलिए उनके लिए कहने के लिए कुछ नहीं। तो ये हमारे साथ थे कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी, जिन्होंने बताया कि राइजिंग राजस्थान में जिस तरीके से राजस्थान अपार संभावनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है और जैसे जैसे राजस्थान में जिस तरीके से कामकाज हो रहे हैं वो विकास की नई परिभाषा साबित करेंगे। 17 तारीख को फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान आएंगे, जहां पर नई सौगात राजस्थान को मिलने वाली है। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ मैं कुलदीप, इंडिया वॉइस। समिट की आज शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से समिट की शुरुआत, 3 दिवसीय समिट है जिसकी शुरुआत आज हुई है। राजस्थान में किस तरीके की उपलब्धियां प्रधानमंत्री मोदी ने गिना दी इसका? देखिए, जिस तरह से जो हमारी राइजिंग राजस्थान समिट हुई है और उसकी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो तारीफें करी है, निश्चित रूप से राजस्थान में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में जो पहले ही साल में राइजिंग राजस्थान करके और जिस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं पॉजिटिवली, उसके लिए उन्होंने प्रयास किए और सबने मिल कर के, तो उसका प्रधानमंत्री जी भी यहाँ आकर के तारीफ करके गए हैं और हम पूरी राजस्थान सरकार भजनलाल जी के नेतृत्व में ये प्रयास कर रही है कि इस समिट में यहाँ पर जो भी हमारे MOU हैं वो धरातल पर उतरे और उसके लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी दे करके तो पूरे प्रयास किए गए हैं कि अधिकारी एक एक MOU के पीछे लग करके उनसे निरंतर प्रयास करेंगे और उनके जल्दी से जल्दी जो भी क्लियरेंस हो जाए, जल्दी काम हो, क्योंकि इन्वेस्टर को अगर टाइम लगता है तो नुकसान होता है, वो तभी उसकी फायदा होता है जब उसके सारे काम जल्दी हो जाए। इसके लिए हम पॉजिटिवली प्रयास करेंगे। यहाँ आने वाले हर इन्वेस्टर हमारा मेहमान है और उसकी हम इस तरह से प्रयास करेंगे कि उसको यहाँ आकर के एक सुखद अनुभव भी हो, उसके व्यापार में उसको लाभ मिले ताकि वो और यहाँ आकर के इन्वेस्ट करने की अपनी और प्रयास करे। इसके लिए राजस्थान में अपार संभावना है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, आपने देखा है कि यहाँ पर ऊर्जा की अपार संभावना है, खनिज की अपार संभावना है और ये राजस्थान को खनिज भंडार है। ऊर्जा में सोलर का जो हमारे को रेडिएशन मिल रहा है, यहाँ पर अपार भूखंड है, तो ये सब संभावनाएं राजस्थान को अग्रणी राजस्थान बनाने में और आगे लेकर के जाएंगी और राजस्थान विकसित राजस्थान बने, इसके लिए निरंतर प्रयास करेंगे। राजस्थान, ये राइजिंग राजस्थान रहा, आपकी विभाग का एक बड़ा योगदान है। जो सोलर के हिसाब से राजस्थान की कई यहाँ पे व्यापक संभावनाएं हैं। देखिए, सोलर में जिस तरह से राजस्थान में संभावनाएं हैं वो यहाँ पर लगभग 436 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा की संभावना है, जो कि राजस्थान पूरे देश का 22% है। और राजस्थान में जिस तरह से प्रयास चल रहे हैं, अपने प्रधानमंत्री जी का जो 500 गीगावाट का जो लक्ष्य उन्होंने रखा है और उसको पूरा करने में राजस्थान पूरा प्रयासरत है। 2030 तक हम राजस्थान में 115 गीगावाट उत्पादन करके और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएंगे
और 10,000 हम गीगावाट बैटरी स्टोरेज भी करेंगे, जिससे कि हमारी पीक आवर्स की जो डिमांड पूरी हो सके। तो इस तरह से राजस्थान एक अग्रणी राजस्थान बनने में प्रधानमंत्री जी के सपने को पूरा करने में पूरा प्रयासरत है, और इसको निश्चित रूप से उनका जो प्रयास है उसमें सहयोग कर रहे हैं। अब मोदी जी ने इस कार्यक्रम में कई बार सरकार की तारीफ की, मुख्यमंत्री की तारीफ की, कैबिनेट की तारीफ की। आपको क्या लगता है 1 साल का कार्यकाल सरकार को होने जा रहा है, क्या कुछ उपलब्धियां सरकार ने 1 साल में दी? देखिए, आप देखिए जितनी भी राजस्थान को जिस तरह से हमने क्षत विकसित खंडित और जिस तरह की यहाँ की इकोनॉमी हमने ये मिली हमें, उसको संभाल करके, और आज कितने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट यहाँ आ रहे हैं, इसकी संभावनाएं प्रयास किए गए हैं। और राजस्थान में ये प्रयास हमारे भजनलाल जी के नेतृत्व में, पूरे कैबिनेट के नेतृत्व में हुए हैं, और प्रधानमंत्री जी का जो सहयोग मिल रहा है, केंद्र सरकार की डबल इंजन के सहयोग से हम आगे बढ़ पा रहे हैं। चाहे बड़ी बड़ी योजनाएं हमारे यहाँ आ रही है, वो जल जीवन मिशन की हो, चाहे वो ERCP की हो, उनके माध्यम से राजस्थान आगे बढ़ रहा है। और हम जो भी सहयोग मांगते हैं, ऊर्जा के क्षेत्र में भी हमने केंद्र से सहयोग मांगा, तो हमें अतिरिक्त वहाँ से बिजली मिली। हमें लगभग 1000 मेगावाट का अतिरिक्त केंद्रीय कोटे से उन्होंने दिया। हमने कुसुम सी में सहयोग मांगा, तो उनमें अतिरिक्त कुसुम सी के हमें उनको दे करके, और उसकी जो हमारी अतिरिक्त कोटा भी बढ़ाया, कुसुम ए का कोटा बढ़ाया। तो केंद्र की सरकार निरंतर राजस्थान को सहयोग करके आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान दे रही है, और उसमें राजस्थान आगे बढ़ने में अपनी भूमिका निभा रहा है। 17 को ERCP का ये कह रहे हैं सरकार के 1 साल भी पूरा हो जाएगा। इस तरीके से देखते हैं कि सरकार इतना लंबे समय से लंबे जो मामला था उसे पूरा करेगी। देखिए, जो सरकार अभी 15 तारीख को 1 वर्ष पूरा हो रहा है, और 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने आने के लिए समय दिया है। तो प्रथम वर्षगांठ के बाद प्रधानमंत्री जी आएंगे राजस्थान में। निश्चित रूप से जो भी हमारी परियोजनाएं हैं उनको धरातल पर रखेंगे, उनका शिलान्यास करेंगे, उनका निश्चित रूप से लोकार्पण करेंगे, और उसके माध्यम से राजस्थान को और कई नई घोषणाएं प्रधानमंत्री जी के यहाँ आने से होंगी, जिसकी संभावनाएं हैं। तो राजस्थान को आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार भी है। केंद्र सरकार का सहयोग मिल रहा है, और राजस्थान सरकार भजनलाल जी के नेतृत्व में जो काम कर रही है उसकी वो तारीफ भी कर रहे हैं। तो कितने खुले मन से उन्होंने तारीफ करी है, ये सबने देखा है कि राजस्थान के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सहयोग का रवैया है, उनके भाषण से सबको लगा है कि राजस्थान और आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से तैयार है। माधव जी, एक प्रकरण जो काफी चर्चाओं में है, जिसमें एक कांग्रेस विधायक इंदिरा वीणा आपके एक कार्यक्रम के बीच में थोड़ा आग बबूला हो जाती है, क्या कांग्रेस के रवैये पे क्या? देखिए, उनकी कोई ऐसी सोच नहीं है, केवल उनको ये है कि हमें कैसे मीडिया में छप करके नेगेटिव बात करके आना है। हमारी कोई ऐसी वहाँ पर हमको विधायकों को सुन करके और वहाँ पर उनकी संभावनाएं और उनकी परेशानियों को दूर करने गए थे, किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए गए थे, जो हमने किया है। लेकिन विधायक को केवल ये चाहिए था कि मैं कैसे मीडिया के माध्यम से हाईलाइट हूँ। तो ये इस तरह से जनता सब देखती है और ऐसे कारनामों को कभी माफ नहीं करती। जी, तो ये हमारे साथ थे ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, जिन्होंने बताया कि राजस्थान में अपार संभावनाओं का अब दौर है, जहाँ प्रधानमंत्री इसकी शुरुआत कर चुके हैं। गोरखपुर के महंत दिग्विजयनाथ पार्क में सोमवार को आयुष्मान वय वंदना योजना कार्ड वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 लाभार्थियों को कार्ड दिए, जहां सीएम योगी ने कहा कि 70 वर्ष में बुजुर्ग को जो लाभ मिले। और क्या कुछ कहा सीएम योगी ने, सुनिए। प्रसन्नता है कि अब तक वय वंदना योजना में 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों में से 8,300 से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ प्राप्त होने जा रहा है। लेकिन मैं चाहूंगा कि इसके लिए केवल बुजुर्ग के स्मार्टफोन पर निर्भर होकर के नहीं, बल्कि अभियान चला करके जनप्रतिनिधिगण है उनसे भी मैं कहूंगा कैंप लगा करके, जैसे आज कैंप लगे हैं यहां पे, ऐसे ही कैंप लगा करके हर बुजुर्ग को इसका कार्ड उपलब्ध करवाया जाए। उन्हें बताया जाए कि हाँ, ये कार्ड ऐसे आपका बनेगा, आपको कुछ नहीं करना। आदमी लगा करके उनके कार्ड बनवा करके हॉस्पिटल की सूची भी उन्हें उपलब्ध कराया जाए कि क्या क्या सुविधाएं हॉस्पिटल में किन किन बातों के लिए प्राप्त हो सकता है। और मुझे लगता है कि जो भी कार्य इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के लोग और जनप्रतिनिधि या समाज के जागरूक लोग करेंगे, मान करके चलिए, मातृ ऋण
पितृ ऋण और ऋषि ऋण से उन्हें इस कार्य के माध्यम से एक मुक्ति मिलेगी और उन्हें इसके माध्यम से उसका पुण्य भी प्राप्त होगा। इस कार्य के साथ जुड़ने के लिए मैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, समाज के जागरूक नागरिकों का आह्वान करूंगा कि उन सभी बुजुर्गों का जो 70 वर्ष से ऊपर के आयु के हैं, उनके लिए बृहद पैमाने पर इस कार्ड के निर्माण के लिए आप अभियान चलाएंगे। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की योजना प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2018 में, सितंबर 18 में लागू की थी। 2018 में जो योजना लागू हुई, यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा की योजना है, जिसमें लाभार्थी को कुछ भी नहीं देना होता है। बस उसका कार्य है वे हर बार जाकर के अपना कार्ड रिन्यूअल करवा ले हर वर्ष। तो हर वर्ष उसे या उसके परिवार के लोग 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य की फ्री की सुविधा किसी भी पैनल्ड हॉस्पिटल में, जनपद में, प्रदेश में या देश में प्राप्त कर सकते हैं। और यह सुविधा आज देश के अंदर प्राप्त हो रही है। तो गोरखपुर में भी 280 चिकित्सालय इस योजना से आच्छादित हैं, जिनमें 191 हॉस्पिटल सरकारी हैं और शेष निजी क्षेत्र के हॉस्पिटल हैं, जिनमें ये सुविधा कोई भी लाभार्थी उठा सकता है। उस दृष्टि से बुजुर्गों के लिए यह योजना लाभकारी हो, इसके लिए आज व्यापक जन जागरण कार्यक्रम के उद्देश्य से हम लोग गोरखपुर में आए हैं। मैं भी देख रहा था यहाँ पे जो लगभग 20 के आसपास बुजुर्ग लोग मंच पर आए थे। मैं उनकी स्थिति देख रहा था, हाथ कांप रहे थे, कोई अस्वस्थ था, कोई चलने में असमर्थ था, किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। यह हमारे उन बुजुर्गों की स्थिति है जिनके श्रम पर, जिनकी साधना पर आज हम सब टिके हुए हैं और वर्तमान का भविष्य, वर्तमान आज खुशहाल है। उन लोगों की हम देखभाल कैसे कर सकें और वे परिवार के ऊपर बंधन लोग न माने, बल्कि उन्हें परिवार के लिए एक लाभकारी व्यवस्था के साथ उन्हें जोड़ने का काम सरकार ने किया है कि परिवार के ऊपर का पूरा खर्चा सरकार लेगी। हर बुजुर्ग को हम 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का फ्री में उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में अब तक देश के अंदर सर्वाधिक 5 करोड़ 25 लाख लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड बन गए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर लाभार्थियों की संख्या 9 करोड़ से अधिक है, यानी 9 करोड़ से अधिक लोग इस श्रेणी में, पात्रता की श्रेणी में आते हैं, जो आयुष्मान कार्ड की सूची में शामिल होकर के प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर सरकार से प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए सरकार ने व्यापक प्रबंधन किए हैं। किसी भी हॉस्पिटल में आप जाते होंगे, आयुष्मान कार्ड के लिए अलग से कर्मचारी हैं, अलग से काउंटर है, अलग से दवा की दुकान भी है, अलग से सभी प्रकार की सुविधा प्राप्त होती है, जिससे किसी भी व्यक्ति को कोई असुविधा न हो। एक तरफ प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इस सुविधा का लाभ दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जरूरतमंदों को, गरीबों को इस योजना से जोड़ने का भी एक बड़े कार्यक्रम को सरकार ने अपने हाथों में लिया है। उन सभी जरूरतमंदों को जो लाभार्थी थे लेकिन किन्हीं कारणों से इनका नाम नहीं आ पाया था, वे भी वंचित न रहने पाए, उनको भी हम लोगों ने इस सुविधा से जोड़ा है। और मुख्यमंत्री राहत कोष से भी बड़े पैमाने पर ऐसे लाभार्थियों को जोड़ने का कार्य हुआ है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अकेले गोरखपुर जनपद के अंदर
अब तक 7,437 लोगों को 123 करोड़ 16 लाख रुपया मुख्यमंत्री राहत कोष से ही उपचार के लिए प्राप्त हुआ है। मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल को शो कराने के नाम पर 2 दिसंबर को अगवा कर लिया गया। अपहरणकर्ताओं ने उन्हें 24 घंटे तक मेरठ में बंधक बनाकर रखा और 8 लाख रुपए की ऑनलाइन फिरौती वसूली। उन्हें आंखों में पट्टी बांधकर एक घर में रखा गया। फिरौती की रकम शहर के आभूषण खरीदने के बाद ज्वेलर्स के बैंक खातों में हस्तांतरित की गई। इसके बाद सुनील पाल को छोड़ा गया। मुंबई के सांताक्रूज थाना पुलिस मामला दर्ज किया गया है। सराफ ने लालकुर्ती थाने में शिकायत दी है। मेरठ एसएसपी ने भी जांच की बात कही है। इसके बाद अपहरणकर्ताओं ने सदर थाना क्षेत्र के आकाश गंगा ज्वेलर्स से करीब 4 लाख रुपए के और लालकुर्ती थाना क्षेत्र के आशिक सिंगल की दुकान से करीब 2,25,000 रुपए के आभूषण खरीदे। दोनों ही जगह सुनील पाल के नाम से आभूषण के बिल बनवाए गए। इसके लिए सुनील पाल के आधार कार्ड और पैन कार्ड दिए। सुनील पाल के मोबाइल से ही ऑनलाइन रकम ज्वेलर्स के खाते में ट्रांसफर की गई। ये पूरे भारतवर्ष में हम लोग ज्वेलरी का काम करते हैं। हमारे ज्वेलर्स के साथ हम अपने ज्वेलरी बनाने में एक्सपर्ट हो सकते हैं, ज्वेलरी बेचने में एक्सपर्ट हो सकते हैं, लेकिन हम किसी भी रूप में पुलिस का काम नहीं कर सकते कि हमको ये पता चल जाए कि सामने वाला आदमी अपराधी है या अपराधी नहीं है, या वो गलत इंटेंशन से आ रहा है। जब हम लीगल चैनल के अंदर जो फ्रेम गवर्नमेंट ने तय कर रखा है, उस फ्रेम के अंदर हम सामान को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, हमने अपना सामान बेचा, उसी फ्रेम के अंदर हमारे को उन्होंने पेमेंट करी जो गवर्नमेंट ने नॉर्म्स तय कर रखे, फिर भी हम कहीं ना कहीं जाके फंस जाते हैं। तो सरकार को मेरा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से, सरकार को इसमें सोचना चाहिए कि हम किस तरीके से अपना व्यापार करें। अब मेरी एक बहुत बड़ी डिमांड इसके माध्यम से, आपके माध्यम से एक निकलने जा रही है कि बैंक ट्रांजैक्शन के माध्यम से ही हमारे सारे कारोबार होने चाहिए और हम पे बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स ही लगना चाहिए। हम ये मुनीमगिरी से भी बचना चाहते हैं और पुलिस के जो पुलिस के काम है वो हम उसमें एक्सपर्ट नहीं है, हम उससे भी बचना चाहते हैं। हमें सीधा सीधा व्यापार करने का मौका दिया जाए। इस तरह की जो टेंशन्स हमारे सामने रोज खड़ी हो रही हैं, आज मेरठ के 2 ज्वेलर्स के साथ हुई है, हिंदुस्तान में भी कई जगह हो रही है, हमें सीधा सीधा बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स लगाए, हम पे बैंक ट्रांजैक्शन से काम करने का मौका दिया जाए। हम इससे बचना चाहते हैं। आम कस्टमर आता है, इसी तरीके से आए थे, हमारे पास सामान पसंद करा, ऑनलाइन ट्रांसफर कराया, उन्होंने सामान लेके गए, पक्का बिल काट के दिया। कोई कस्टमर सारे जान पहचान के नहीं आते हैं, अनजान कस्टमर्स भी आते हैं, शॉप हर तरह के आते हैं। फिर जब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होती है तो डाउटफुल खत्म हो जाता है मामला। बिल्कुल कैश हो तो डाउट करने की गुंजाइश रहती है। तो गोल्ड कॉइन्स लिए हैं और एक सोने की चेन ली है। हमारा अमाउंट फिलहाल फ्रीज हुआ है बैंक में। जो अकाउंट तो हमारे अनफ्रीज हो चुके हैं, लेकिन जो अमाउंट ट्रांसफर किया था वो हमारा फ्रीज हो चुका है फिलहाल। तो उन्होंने हमें भी ये कहा कि जी कुछ हमसे बैंक वालों ने कुछ नहीं कहा, हमसे बस जो पुलिस ने कहा था कि फिरौती का मामला है कुछ, बाकी हमें और कुछ नहीं पता कि क्यों फ्रीज हुआ है। पुलिस का फोन आया था, उन्होंने हमसे कहा था कि जी हमें डिटेल चाहिए, हमने उनको फिर फोन नहीं करा साइबर अरेस्ट के चक्कर में। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में शाही जामा मस्जिद के विवाद को लेकर कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने सोमवार को अदालत में सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन का समय और मांगा है। कोर्ट कमिश्नर ने अपनी तबीयत खराब होने का हवाला देते हुए रिपोर्ट तैयार नहीं कर पाने की वजह बताई है। हालांकि विपक्षी अधिवक्ता शकील वारसी ने इसका विरोध किया और अदालत से रिपोर्ट जल्दी पेश करने की मांग की है। न्यायालय ने उनकी आपत्ति पर लिखित जवाब देने का भी निर्देश दिया है। आज एग्डो में कैप्चर लगाई है हेल्थ इशू के कारण मुझे 3-4 दिन बुखार आ गया है, उससे हम अभी ज्यादा जो एनालिसिस नहीं कर पाए हैं। रिपोर्ट लगभग फाइनल स्टेज पर है। अब उसमें अभी हमने एप्लीकेशन दी, उस पर रेस्पोंडेंट का उस पर ऑब्जेक्शन आएगा, ऑब्जेक्शन देंगे, उसके बाद 4 बजे के आसपास ऑनरेबल कोर्ट पर डेट लगा दी। 15 दिन की रिक्वेस्ट की, 15 दिन के लिए आप ऑनरेबल कोर्ट का ऑब्जेक्शन करेंगे, कितना समय देती है सर से बताएंगे। रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला जनपद सीतापुर के अकीकुल का है, जहां सूरज और करण मछरेटा से बरई जलालपुर की तरफ जा रहे थे। बीआरडी जवान शिवमंगल पांडे नाइट ड्यूटी के लिए मछरेटा थाने आ रहे थे, तभी फतेहनगर रोड के पास नहर पर तेज रफ्तार आ रही बाइक ने पीआरडी जवान और सूरज को टक्कर मार दी, जिसमें पीआरडी जवान की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मछरेटा में भर्ती कराया, जहां दोनों घायलों का प्राथमिक उपचार के बाद हालात में सुधार न होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। हाथरस में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जंक्शन कस्बे के हनुमान गली से गल्ला व्यापारी कोमल प्रसाद अग्रवाल के घर पर दिन दहाड़े ताला तोड़कर बदमाश तकरीबन 18 लाख रुपए के जेवरात लेकर फरार हो गए। घटना के वक्त परिवार मथुरा में शादी समारोह में गया हुआ था।
शाम को परिवार जब घर वापस लौटा तो देखा कि ताले टूटे पड़े हैं और घर का सारा सामान बिखरा हुआ है। यह देख कोमल प्रसाद और उनके परिवार के होश उड़ गए। अलमारी में ताले भी टूटे हुए थे जिसमें जेवरात रखे हुए थे। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस को कोमल प्रसाद ने बताया कि जेवर लगभग 18 लाख रुपए के थे। इस वारदात के बाद इलाके में लोगों में हड़कंप मच गया है। व्यापारियों ने सुरक्षा और पुलिस गश्त बढ़ाने की भी मांग की है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। मैं 11:30 के करीब आया गया था यहाँ से ट्रेन से और 7:15 बजे मुझे घर के ताले टूटे पड़े मिले। मैडम बताती हैं वैसे कम से कम 17-18 लाख का तो हो गया होगा। तीनों लोगों पे मेरे हाथ थे दे रखे थे और भी सामान दे रखा था। और जो भी है कुंडल भी थे, वैसे भी थे, चूड़ी भी थी, सभी पे अलग अलग थे। मैं जब आया तो गेट खुला हुआ मिला था। अच्छा, गेट बंद था, ताला नहीं था। मुझे शक हुई कि ताला कैसे नहीं खुला है, क्या कोई आया यहाँ पर। और जब खोला तो यहाँ अंदर की लाइट चली हुई थी और सब गेट ही खुले पड़े थे। खबर हरदोई से है, जहां चकबंदी विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। जमकर तोड़फोड़ और ईंट पत्थर चले। ईंट पत्थर के चलते कई मोटरसाइकिल भी क्षतिग्रस्त हो गई। इस घटना में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गांव में तनाव का माहौल है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामला शांत कराया। कल चकबंदी रुकवाने को लेकर एडीएम के साथ किसान नेताओं की बातचीत भी हुई थी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से हैरान करने वाला वाकया सामने आया है। यहां मां बेटी कलेक्टर के पास पहुंची थी। अपनी बारी आते ही महिला ने डीएम से शिकायत करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते बात बढ़ गई और महिला ने डीएम से आंखों में देखकर 4 शब्द कह डाले, जिन्हें सुनकर कलेक्टर साहब बौखला उठे। उन्होंने तुरंत पुलिस को आदेश दिया कि इन्हें जेल में बंद कर दिया जाए। लेडी कांस्टेबल ने तुरंत महिला और उसकी बेटी को पकड़कर पुलिस की गाड़ी में बैठाया और थाने ले गए। हालांकि जिलाधिकारी ने स्पष्टीकरण देते हुए यह कहा है कि आत्महत्या की धमकी के बाद एहतियात के तौर पर यह कदम उठाना पड़ा। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।